हेलो प्यारे बच्चों। हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सलाम, नमस्ते, खुशामदीद। और जैसा कि आप जानते हैं कि सुबह हो ही चुकी होगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह आजकल लेक्चर ले रहा हूँ। कुछ दिन लेक्चर मिस हो गए क्योंकि लाइट वाइट का थोड़ा सिस्टम खराब हो गया था यहाँ पर। और दूसरा ये है कि कुछ एक दो प्रॉब्लम्स ऐसी आ गई कि वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पाए, लेकिन अब आपको सारी कंटिन्यू वीडियोस मिलेंगी। तो टाइम को व्यर्थ ना करते हुए, वेस्ट ना करते हुए, चलिए सीधे सीधे पढ़ाना शुरू करते हैं। चैप्टर शुरू हो रहा है बच्चों, सरल परिपथ। क्या शुरू हो रहा है? चैप्टर शुरू हो रहा है सरल परिपथ। क्या शुरू हो रहा है? सरल परिपथ। इसमें सबसे पहला हेडिंग जो है वो है विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल। हेडिंग है हमारा विद्युत वाहक बल, और इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। इलेक्ट्रो का मी निकाल लें, मोटिव का एम और इसका एफ, ये बन जाएगा ई एम एफ। ई एम एफ। विद्युत का ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल। दो डेफिनेशन होती है इसकी, जो अच्छे समझ में आ जाए वही अच्छी है। तो आइए बात करते हैं, बहुत मजा आएगा। थोड़ी थोड़ी नींद में भरा हूं मैं, नींद लग रही है मुझे। कोई मान लीजिए, इससे पहले भी हेडिंग एक आता है बच्चों, सेल। क्या आता है? सेल। पहले ये पढ़ाएंगे सेल क्या होता है। सेल सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसमें एनर्जी स्टोर रहती है, उसे धीरे धीरे हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? विद्युत ऊर्जा में। तो सेल एक ऐसी युक्ति, एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को काय में कन्वर्ट करते हैं? विद्युत ऊर्जा। जो केमिकल एनर्जी होती है उसे हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल एनर्जी को हम काय में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। काय में? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। देखिए, सेल में जो पदार्थ भरा होता है उसे हम घोल भी कहते हैं आम भाषा में, और रसायन भी कहते हैं। रसायन, रासायन कहते हैं, रसायन कहते हैं। रसायन यानी वो रासायनिक पदार्थ होता है। क्या होता है? रासायनिक पदार्थ, या आप कह दो रसायन। क्या कह दो? रसायन। तो भाई ये सेल एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को क्या बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। सेल आप समझ में हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे घड़ी का सेल है, मोबाइल का भी सेल होता है, बैटरी जिसे कहते हैं वो सेलों से ही बनी होती है, यानी बहुत सारे उसमें सेल होते हैं। होता क्या है, आइए
सेल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक प्राथमिक सेल, और नंबर दो द्वितीयक सेल। इसे बहुत ज्यादा डेप्थ में पढ़ेंगे तो अलग से टॉपिक उठाना पड़ेगा, वरना केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे इसे बहुत अच्छे से। तो केमिस्ट्री में बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उसमें पढ़ाया जाएगा कि कैथोड एनोड के माध्यम से और रसायन के माध्यम से सारा पूरा डिटेल पढ़ाई जाएगी। लेकिन मैं भी आपको पढ़ा दूंगा किसी दिन सेपरेट, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे प्राथमिक सेल मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ, अभी ज्यादा नहीं बता रहा हूँ। प्राथमिक सेल वो होते हैं जो यूज एंड थ्रो होते हैं, एक बार यूज हुए दोबारा यूज नहीं, यानी एक बार ही चार्ज होते हैं फिर दोबारा चार्ज नहीं होते। एक बार चार्ज हो गए मतलब एक बार जो चार्ज आते हैं वही चलते रहते हैं जब तक चलते हैं, उन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते। यानी इसमें एक ऐसा विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है जिसे दोबारा आवेशित नहीं किया जा सकता। तो कह सकते हैं प्राथमिक सेल वे सेल होते हैं जिनमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है उसे दोबारा आवेशित नहीं कर सकते। जब आवेशित ही नहीं कर सकते तो उसे करंट फ्लो ही नहीं करा सकते, यानी कि वो चार्ज ही नहीं होगा। तो ये वाले यूज एंड थ्रो होते हैं। द्वितीय सेल क्या होते हैं, इनमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है उससे दोबारा आवेशित किया जा सकता है। यानी द्वितीय सेल वे सेल होते हैं जिन्हें दोबारा आवेशित किया जाता है, यानी पुनः बार बार क्या कर सकते हैं, हम चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल की बैटरी को दोबारा दोबारा चार्ज करके यूज करते रहते हैं, ऐसे बहुत सारे सेल आने लगे हैं। जैसे कि फोन के किस मतलब उसके रिमोट वगैरह के, माइक वगैरह के सेल आते हैं, हमने देखा माइक के सेल आते हैं, वो चार्ज होते रहते हैं बार बार। घड़ी का सेल यूज एंड थ्रो होता है, हालांकि इसमें वो सेल भी पड़ सकता है जो चार्ज वाला है। तो चार्ज सेल दो तरह के होते हैं, जो एक ही बार चार्ज होके यूज एंड थ्रो होते हैं, यानी एक ही बार यूज होते हैं। और ये द्वितीयक सेल वो होते हैं जो बार बार यूज होते रहते हैं। बार बार यूज तभी होंगे जब वो चार्ज होते रहेंगे। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, वे सेल जिनमें विद्युत अपघट्य पदार्थ पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, इसमें पुनः आवेशित किया जा सकता है। तो सिंपल सा बात है। कई तरह के होते हैं, सीसा संचय सेल वगैरह, तो इसकी डिटेल थोड़ा सा पढ़ाएंगे। अभी हम जो है बात करते हैं, देखिए अब उठने का अलार्म बोल रहा है। यदि सेल विद्युत वाहक बल हेडिंग है हमारा, विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में कहेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, विद्युत वाहक बल। यदि सेल खुले परिपथ के रूप में हो और उससे न ऊर्जा दी जा रही हो न ऊर्जा ली जा रही हो, सेल कैसा हो, खुले परिपथ, ओपन सर्किट हो बिल्कुल। तो सेल यदि सेल खुले परिपथ के रूप में हो, न उससे ऊर्जा दी जा रही हो न उससे ऊर्जा ली जा रही हो, तब सेल की जो प्लेटें होंगी, मान लो सेल ऐसे करके है, आपने देखा होगा एक तरफ ऐसे होता है, सेल की प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर या विद्युत विभवांतर, यानी विभव का जो अंतर होता है, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर, उसी को हम सेल का क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। सेल खुले परिपथ के रूप में हो, यदि सेल खुले परिपथ के रूप में, यानी कोई खुला परिपथ है सेल, और उससे ना तो ऊर्जा दी जा रही है ना ऊर्जा ली जा रही है, तो उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, EMF कहते हैं। या दूसरी डेफिनेशन बता सकते हैं, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में ले जाने में प्रयोग की गई ऊर्जा या दी गई ऊर्जा या किया गया कार्य, कार्य ऊर्जा क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी बात वही होती है कार्य का हो या ऊर्जा। ले जाने में आपको क्या करनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ेगी या कार्य करना पड़ेगा, बात तो एक ही है। तो यदि सेल सॉरी एकांक आवेश को, किसको, इसका फार्मूला लिखते हैं, E बराबर होता है बच्चों W/Q, जो आपका B बराबर W/Q होता था। जो विद्युत वाहक बल होता है वो अपने आप में क्या होता है, वोल्टेज होता है। अभी मैंने बताया नहीं था कि यदि सेल खुले परिपथ के रूप में हो, सेल खुले परिपथ के रूप में और उसकी दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत विभवांतर होता है, कब, जब उससे ऊर्जा दी जा रही है ना ऊर्जा ली जा रही है, तो उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं। यानी वैद्युत विभवांतर क्या होता है, वैद्युत वाहक बल होता है जो विभव होता है।
और विभव को V बराबर W बटे Q कहते हैं, इसलिए E को भी W अपॉन Q। अब डेफिनेशन निकालनी है दूसरी वाली, तो नीचे वाले एकांक कर दो। एकांक क्या? आवेश। एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में भेजने में किया गया कार्य या दी गई ऊर्जा को विद्युत भागबल कहते हैं। भेजने में किए गए कार्य को या ले जाने में किए गए कार्य को या दी गई ऊर्जा को, कुछ भी कह सकते हैं, दी गई ऊर्जा को विद्युत भागबल कहते हैं। किसे? एकांक आवेश को। किसमें? सेल सहित पूरे परिपथ में। तो हम कह सकते हैं एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में भेजने में दी गई ऊर्जा, भेजने में दी गई ऊर्जा को विद्युत भागबल करते हैं। भेजने में किए गए, ले जाने में किए गए कार्य, भेजने में किए गए कार्य को विद्युत भागबल कहते हैं। इसका फार्मूला E बराबर W बटे Q होता है। जो मात्रा विद्युत वोल्टेज का होता है, वोल्ट, वही इसका होता है, क्योंकि सेम ही होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप कहोगे कि बहुत बढ़िया सा आगे। विद्युत भागबल क्या होता है? पहली डेफिनेशन दी, यदि सेल खुले परिपथ के रूप में हो, सेल खुले परिपथ के रूप में हो, तो ना तो ऊर्जा दी जा रही है ना तो उससे ऊर्जा ली जा रही है, तो उसकी प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत विभवांतर को विद्युत भागबल कहते हैं। इसे ही से व्यक्त करते हैं। फार्मूला E बराबर W बटे Q होता है। यह कह सकते हैं एकांक आवेश को सेल से पूरे परिपथ में भेजने में, पूरे परिपथ में भेजने में दी गई ऊर्जा को उसका विद्युत भागबल कहते हैं। इसके बाद हेडिंग आएगा बच्चों आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध, इंग्लिश में कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। उसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते थे। इंटरनल रेजिस्टेंस ये आंतरिक है। अब दो तरह का, एक पड़ गया नॉर्मल प्रतिरोध, किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं ऑब्वियसली, और उसे कैपिटल R से व्यक्त करते थे, मात्रा होता था उसका ओम। पिछले चैप्टर में आपने ये पढ़ रखा है। किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को, किसी चालक में बहने वाली धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट को प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। अच्छा, प्रतिरोध कहिए, बाह्य प्रतिरोध कहिए, बात एक ही। बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध एक ही बात है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध थोड़ा सा अलग होता है। इसे स्मॉल r से लिखते हैं। देखिए, इसे कैपिटल R से लिख दिया, इसे स्मॉल r से लिख दिया, सही है। मात्रा इसका भी ओम होता है, मात्रा इसका भी होता है, क्योंकि प्रतिरोध का मतलब रुकावट, तो सेम डेफिनेशन होगी, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट क्या होता है सुनिए। मान लीजिए कोई सेल है, क्या है? कोई सेल, और इधर धनावेश है, प्लस है, इधर क्या है? माइनस। किसी चालक द्वारा मैंने इसके दोनों ध्रुवों को जोड़ दिया, ध्रुव कहते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। तो इसके दोनों पोलों को, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल को मैंने किसी वायर द्वारा जोड़ दिया। ऐसे जब मैंने इसे किसी वायर द्वारा जोड़ दिया, किसके द्वारा जोड़ दिया? किसी वायर द्वारा, ये अब इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। क्या फ्लो होने लगेगा? करंट, क्योंकि मैंने दोनों ध्रुव जोड़ दिए, प्लस और माइनस। तो जब किसी सेल के दोनों ध्रुवों को, प्लस और माइनस, धन ध्रुव को ऋण ध्रुव से किसी चालक द्वारा, यानी चालक तार द्वारा, चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है, तो इस चालक तार में धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहने लगती है, इधर बहने लगेगी, धारा की डायरेक्शन हो जाएगी। अब ये चालक तार, मैं अगर जमीन पे चलूंगा तो जमीन मेरे मार्ग में रुकावट डालेगी, अगर मैं पानी में चलूंगा तो पानी मेरे मार्ग में रुकावट डालेगा, मैं जहां चलूंगा वो चीज मेरे मार्ग में रुकावट डालेगी। ऐसी धारा चालक में चल रही, चालक तार में, तो ये चालक तार धारा के मार्ग में क्या डालेगा? रुकावट डालेगा, और उसी रुकावट को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध कहो, बात एक ही है। बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध बात एक ही है, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध को आंतरिक प्रतिरोध ही कहेंगे, हम केवल प्रतिरोध नहीं कहेंगे। तो जब किसी सेल के ध्रुवों को, ये ध्रुव है प्लस और माइनस, को किसी चालक तार से जोड़ा जाता है, तो चालक तार में धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहने लगती है, जिसके मार्ग में, जब धारा इसमें बहेगी, उसके मार्ग में ये चालक तार क्या डालेगा? रुकावट डालेगा, उसे हम बाह्य प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। अब धारा यहां से यहां तक आ गई। अब ये धारा सेल के भीतर, इस सेल के भीतर
ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होगी, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर प्रवाहित होती है, जिसके मार्ग में सेल का क्या होता है, घोल। ये सेल का क्या है, घोल। इसमें जो भरा होगा वो सेल का घोल भरा होगा, या रसायन कह सकते हैं, रसायन क्या कह सकते हैं, जिसके मार्ग में सेल का रसायन या सेल का घोल मार्ग में रुकावट डालेगा। यहाँ भी क्या पड़ेगी, रुकावट, क्योंकि अभी सेल के भीतर जा रही है, सेल के भीतर से रुकावट होगी। और इस होने वाली रुकावट को हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। इस होने वाली रुकावट को हम क्या कहेंगे, आंतरिक प्रतिरोध कहेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिएगा कि जब सेल के ध्रुवों को, प्लस और माइनस ध्रुवों को किससे जोड़ा जाता है, एक चालक तार से जोड़ा जाता है। तो इस चालक तार में धारा बहने लगती है। अब इस धारा के मार्ग में ये चालक तार क्या डालेगा, रुकावट डालेगा, जिसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। और ये धारा यहां से चल के यहाँ आ चुकी होगी। अब धारा माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर सेल के भीतर जाएगी। यहाँ धारा जा रही है, इंटरनल करंट है ये। जो करंट यहाँ से यहाँ तक गया होगा वही करंट यहाँ से यहाँ तक जाएगा। उतना ही कम बढ़ नहीं हो सकता ये, क्योंकि करंट जितना यहाँ से दोगे उतना ही जाएगा, कम थोड़ी नहीं हो जाएगा, कहीं बीच में रुक थोड़ी नहीं जाएगा। तो भैया कि जब हम सेल के ध्रुवों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ते हैं तो उस चालक तार में धारा प्रवाहित होती है। धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर धारा बहने लगती है, जिसके मार्ग में ये चालक तार क्या डालता है, रुकावट डालता है, जिसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। अब ये धारा सेल के भीतर ऋण ध्रुव से, कौन से ध्रुव से, ऋण, नेगेटिव पोल से पॉजिटिव पोल की ओर बहती है, यानी ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर, ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहने लगती है, जिसके मार्ग में सेल का घोल, सेल में घोल भरा होगा, रसायन भरा होगा कोई, सेल का घोल या सेल का रसायन उसके मार्ग में क्या डालता है, रुकावट डालता है। क्या डालता है, रुकावट डालता है। इस होने वाली रुकावट को हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है, जिसमें से मापा जाता है। तो डेफिनेशन हो गई बड़ा सिंपल सी। जब सेल के ध्रुवों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, जब सेल के ध्रुवों को किसी चालक तार द्वारा, जब सेल के ध्रुवों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है, जब सेल के ध्रुवों को किसी चालक तार द्वारा जब सेल के ध्रुवों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ा जाता है तो चालक तार में धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहने लगती है। चालक तार में धारा धन ध्रुव से ऋण ध्रुव की ओर बहने लगती है, जिसके मार्ग में ये चालक तार क्या डालता है, रुकावट डालता है, जिसे बाह्य प्रतिरोध कहते हैं। अब ये धारा सेल के भीतर ऋण ध्रुव से धन ध्रुव की ओर बहती है, जिसके मार्ग में सेल का घोल, सेल का घोल रुकावट डालता है, सेल का घोल रुकावट डालता है, जिसे हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया है। आइए इसका छोटा मोटा थोड़ा सा प्रूफ करते हैं। क्या करते हैं, आप सब पढ़े हो, मान लीजिए सेल है, क्या ये सेल, जब ये सेल है इसमें उत्पन्न वैद्युत वाहक बल कितना है, ई है। अब इसमें दो विभवांतर होंगे, एक तो चालक तार का होगा, उसे कैपिटल भी मान लेंगे, एक सेल के अंदर होगा, उसे स्मॉल भी मान लेंगे। तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो ई बराबर होगा कैपिटल बी प्लस स्मॉल। ओम के नियम से पढ़ के आया, बी बराबर आई आर, और यहाँ भी पढ़ा है अपने आई आर। कैपिटल ई ऐसे की ऐसे ही, आई और आई क्या आ जाएगा कॉमन, कैपिटल आर बचेगा यहाँ से प्लस स्मॉल आर बचेगा, और ये ई ऐसे ये गुणा में सामने वाले के अपॉन में, तो ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर आई। ये 10th क्लास में आप पढ़ के भी आए हो कि आई बराबर क्या होता है, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ, आंतरिक प्रतिरोध नहीं पढ़ा हुआ। आइए हम जानते हैं ओम के नियम से। कैसे, ओम के नियम से भैया, इसका हमने विद्युत वोल्टेज का मान लिया था विभवांतर बी, और अंदर वाले का मान लिया स्मॉल बी, और ई बराबर हो गया विद्युत वाइबल क्या होता है, टोटल विभवांतर के बराबर होगा बी प्लस बी, बी बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, बी बराबर स्मॉल आई आर, क्योंकि
हमने अंदर वाला रेजिस्टेंस ले लिया क्या, स्मॉल आर, तो आई आर, आई और आई क्या आ गया कॉमन, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर गुणा में सामने वाले के अपॉन में पहुंच जाएगा बटे में, तो आई बराबर कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ओम के नियम से हम जानते हैं बी बराबर आई आर, बी ऐसे ही इस आई की वैल्यू लगा लेंगे, तो आई की वैल्यू कितनी है, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, कैपिटल आर ऐसे की ऐसे। ये कैपिटल ई जो है वो इसके कहा जाएगा बटे में, और आर ऊपर रह जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर। कोई दिक्कत है? अगर हम इसे उलट दें तो बहुत अच्छा रहेगा, ई अपॉन बी, तो इसे भी उलट दो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे आर, ये भी उलट दिए, नीचे वाला ऊपर लेगा, ऊपर वाला कहाँ ले आया नीचे, जब इससे उल्टा हमने तो ये बटे का जो है वो कहाँ जाएगा गुणा में, ये आप ऐसे कर लीजिए, या एक तरीका ये है कैपिटल ई अपॉन बी बराबर, ये आर इसके अपॉन में भी जाएगा, आर अपॉन आर प्लस ये इसके अपॉन में भी जाएगा, आर अपॉन आर, क्योंकि पूरे के बटे में तो इसके भी बटे में और इसके बटे में आर से आर करिए कितने बचा अपन, तो ये आ गया कैपिटल ई अपॉन बी, ये प्लस का वन जब बराबर के इधर आएगा, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का वन हो जाएगा, और क्या बचा कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। ये बटे वाला कहाँ आ जाएगा गुणा में, तो ये आ जाएगा आर ब्रैकेट में कैपिटल ई अपॉन बी माइनस वन बराबर स्मॉल आर, इसे घुमा के लिख दो, स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर ब्रैकेट में कैपिटल ई अपॉन बी माइनस का वन। ये मुझे को क्या करना था, थोड़ा सा प्रूफ करना था, इससे थोड़ा सा और देख लीजिए, मान लीजिए कोई सेल है, उसके ध्रुवों किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया गया है, किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया धन ध्रुव से ऋण ध्रुव, अब धारा बह रही है इसमें आई, और वोल्टेज उत्पन्न हो गया कैपिटल बी, अब यही धारा इसमें बहेगी, धारा तो वही रहेगी, वोल्टेज मान लिया स्मॉल बी, तो हमारा जो विद्युत नायक बल होगा कैपिटल ई बराबर बी प्लस स्मॉल बी, और बी बराबर हम जानते हैं आई आर, लेकिन इसमें आर लगेगा कैपिटल और इसमें लगेगा स्मॉल आर, तो हमने वही करा, ई बराबर बी प्लस स्मॉल बी, बी बराबर क्या आ गया आई आर कैपिटल वाला, इसमें आ गया आई आर स्मॉल वाला, आई आई कॉमन लिया, गुणा वाला सामने वाले के बटे में जाता है, तो आई बराबर आ गया कैपिटल ई अपॉन आर प्लस स्मॉल आर। ओम के नियम से हमने क्या करा, बी बराबर आई आर हो तो आई की वैल्यू यहाँ से उठा के लगा दी, बाकी हमने सोल्यूशन करा, तो एक बार करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों, इसे बार बार रिपीट कर लेना अगर नहीं आया, और फिर भी नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर देना। समझ गए आप सब? चलिए, इसके बाद आपका हेडिंग आता है बच्चों किरचॉफ का नियम। किसका नियम? किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम आता है। किरचॉफ के दो नियम होते हैं। किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? दो। कहां से सो रहा है? किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम क्या होते हैं? किरचॉफ लॉ कहते हैं इसे। किरचॉफ लॉ, दो नियम होते हैं इसके। किरचॉफ के नियम के कितने नियम है? दो नियम। नंबर एक है प्रथम नियम, जिसे हम कहते हैं संधि का नियम, या धारा का नियम, या धारा का नियम। इसी को हम कहते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स का के निकाला, करंट का सी निकाला, और लॉ का एल, जैसे केसीएल बोलते हैं शॉर्ट में, केसीएल। आपसे कोई बोलेगा जब आप इंजीनियरिंग करने जाओगे तो आपसे किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ का प्रथम नियम वगैरह निकालेगा, केसीएल बताओ।
किरचॉफ्स करंट लॉ, केसीएल। द्वितीय नियम होता है आपको, द्वितीय, सेकंड लॉ, द्वितीय लॉ क्या बोलेंगे, सेकंड लॉ। द्वितीय नियम वोल्ट, वोल्ट का नियम, विद्युत आयगल का नियम भी कह सकते हैं, या लूप का नियम, क्या का नियम, लूप का नियम। इसे लूप लॉ कहेंगे, इसे वोल्ट वोल्ट लॉ कहेंगे। इंग्लिश में कहते हैं किरचॉफ्स वोल्ट लॉ, तो इसे केवीएल बोलते हैं शॉर्ट में, इसे केसीएल, इसे केवीएल। तो बड़ा सिंपल है, केसीएल तो बहुत सिंपल है, इसे क्या कहेंगे, केसीएल, इसे कहेंगे केवीएल। तो आओ पढ़ते हैं थोड़ा सा क्या होता है सिंपल इसमें। देखिए केसीएल क्या होता है, केसीएल कोई संधि है, उस पर बहुत सारे चालक तार मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, बहुत सारे चालक तार, ऐसे बहुत सारे चालक तार मिल गए, और इनमें क्या फ्लो हो रहा है, करंट, किसी में करंट आ रहा है, इसमें भी करंट आ रहा है, और इनमें क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। एक तार और है, मान लो इसमें भी, इसमें जा रहा है, इसमें आ रहा है। तो कुछ में करंट, ये संधि है, संधि मतलब जहां मिलती है चीजें, उन्हें संधि कहते हैं, इंग्लिश में जंक्शन कहते हैं, क्या बोलते हैं, जंक्शन, संधि। जैसे बरेली को रामपुर से मिलाया जाए, या किसी को किसी से मिलाया जाए, तो ये क्या हो गया, जंक्शन हो गया। दिल्ली को मिलाया जाए किसी से, मुंबई से, तो ये क्या हो गया, मिलाने वाली ट्रेन जहां रुकेंगे वो जंक्शन हो गया। यानी जंक्शन क्या होता है, संधि, जो मिलाते हैं एक दूसरे को, जंक्शन कहते हैं। तो भाई ये इसमें करंट कुछ आ रहा है, मान लो ये I1 है, ये I2 है, ये I3, ये I4, ये I5, और ये I6। तो किसी संधि पर कौन मिलना है, ये चालक तार, धारा किसमें फ्लो होगी, चालक तारों में। तो किसी संधि पर मिलने वाले चालक तारों में, किसी संधि पर मिलने वाले चालक तारों में बहने वाली धारा का बीजगणितीय योग। किसी संधि पर कौन मिलना है, ये बहुत सारे चालक तार हैं, 1 2 3, इनमें बहने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, ये जो है अलजेब्रिक सम होता है। इसका मतलब क्या होता है, सिग्मा, इसे सिग्मा कहते हैं, आई, और ये क्या है, सिग्मा। सिग्मा दो होते हैं, ये वाला होता है प्रतीक की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है बीज गणितीय योग, बीज गणितीय योग। बीज गणितीय योग का मतलब होता है अलजेब्रिक सम, यानी चिन्ह सहित लेंगे हम, कैसे लेंगे, चिन्ह सहित। तो बीज गणितीय योग यानी चिन्ह सहित लेंगे, तो किसी संधि पर मिलने वाले चालक तार, ये बहुत सारे चालक तार मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं, इन चालक तारों में क्या बह रही है, धारा, इन धाराओं का कौन सा योग, बीज गणितीय योग। कौन सा योग, बीज गणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। संधि की ओर धाराएं कौन कौन सी आ रही हैं, अगर मैं इसमें कहूं चिन्ह सहित लेंगे, जो आ रही हैं उन्हें हम प्लस लेते हैं, जो आ रही है उसे क्या लेंगे, प्लस, जो आ रही जा रही है उन्हें क्या लेंगे, हम माइनस। संधि की ओर आने वाली धाराओं को धनात्मक यानी प्लस, पॉजिटिव यूज करते हैं, और संधि से जो दूर जा रही है उन्हें माइनस करते हैं। तो ये वाली आ रही है तो प्लस, ये वाली आ रही है तो प्लस, ये जा रही है तो ये माइनस, ये भी जा रही है तो ये माइनस, और ये आ रही है तो ये प्लस, और ये जा रही है तो ये माइनस। इनका योग क्या होता है, जीरो होता है, चिन्ह सहित ले लिया। तो प्लस वाली इधर ही रोक ले रहे हैं, ये दोनों है, और ये, और बाकी सब कहाँ जाएंगे, उधर माइनस के उधर प्लस, माइनस के उधर प्लस, और माइनस के उधर जाके प्लस। तो संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग है, ये आ रही धाराएं, ये और ये आ रही हैं, तो इनका योग, और संधि से दूर जा रही है ये वाली, इन धाराओं का योग आपस में क्या होता है, बराबर। ये भी कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो बड़ा सिंपल है, केसीएल क्या कहेंगे, केसीएल शॉर्ट में, कि संधि पर मिलने वाले चालक तारों में, संधि पर कौन मिल रहा है, चालक तार, उनमें बहने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग सदैव क्या होता है, शून्य होता है। अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग आपस में बराबर होता है। संधि की ओर जो धाराएं आती हैं उन्हें पॉजिटिव प्लस लेते हैं, और संधि से दूर जाती है उन्हें माइनस कहते हैं। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, कल हम लेके आएंगे इसका केवीएल, और जितना मैंने पढ़ाया उसे फिर रिपीट करेंगे, लेकिन आपको इसे बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है अगर आपको अच्छे से याद करना है। तो बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए, खुश रहिए बच्चों।